गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सीरीज में 1 जुलाई पर पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इन करंट अफेयर्स टॉपिक को एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। अभी यहाँ पर जो 10 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसमें पीएलएफएस के बारे में जानेंगे, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसमें क्या चीज़ें निकल कर आई हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये देखेंगे। स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है, कौन लेकर आता है इसे, ये डिस्कस करेंगे। सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। अभी कुछ दिन पहले यूएस फेड ने रेट्स को हाइक किया था, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसको लेकर रहने वाला है। अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो को लेकर एक फैक्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए न्यू बैंक्स माइग्रेशन रिपोर्ट एंड स्टेट ऑफ द एल्डरली पीपल रिपोर्ट के बारे में जानने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। जो कट ऑफ है वो 6 मार्क्स की है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0। एंड क्वेश्चन को मिस रीड एंड मिस अंडरस्टैंड करके अगर आप गलत आंसर करते हैं तो -2 यहाँ पर पेनल्टी रहने वाली है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने टारगेट को सेट करें, 10 में से आप कितना स्कोर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को लेकर, पीएलएफएस को लेकर पूछा गया। पीएलएफएस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करिएगा और जो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है उसे आप सर्कल में डालिएगा। ये जो है रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, हो सकता है। एज पर द लेटेस्ट सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया जो है वो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। 10 सेकेंड्स सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। रिसेंटली पीएलएफएस 2020-2021 का जो रिलीज़ किया गया है इसके अंदर कुछ डेटा निकल कर आया है। पहली बात तो इसे लेकर कौन आया है, इसे लेकर आया है मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता है, लेबर से रिलेट करता है, तो हो सकता है हमें लगे कि इसे लेबर मंत्रालय लेकर आया है, बट PLFS फॉर 2020-21 इज रिलीज बाय मॉस्पी। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसके अंदर एक छोटा सा डिक्रीज सिर्फ 0.6% का वो हमें देखने को मिला है। ठीक है, नाउ इट हैज फेल टू 4.2%। पहले ये 4.8% हुआ करता था इससे पिछले सर्वे के अंदर जो 2019 और 20 का था। दिस मीन्स कि 4.2% एडल्ट जो हैं दे आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स और उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये रूरल और अर्बन एरियाज का डेटा बताता है। मीन्स 100 में से हर 4 लोग ऐसे हैं जो काम को ढूंढ रहे हैं लेकिन काम उनको मिल नहीं पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज हायर मेल्स की बात करी जाए फीमेल के कंपैरिजन में, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें डेटा में ये शो किया गया है कि ये इंप्रूव हुआ है। राइज वॉज सीन इन लो क्वालिटी अनपेड वर्क की जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन देखिए सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ना काफ़ी नहीं है ना। अगर एक पीएचडी स्टूडेंट को कोई ऐसा काम दिया जाए जो उसकी डिग्री से कम है या फिर उसकी कैपेबिलिटी से कम है तो उसका भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, तो इसे कहा जाता है लो क्वालिटी वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे लो क्वालिटी वर्क के अंदर एक राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मींस लोगों को अपनी योग्यता के हिसाब से शायद उतना काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अनपेड वर्क जो है उसके अंदर भी एक राइज यहाँ पर देखने को मिला है। लेबर फोर्स जो है एग्रीकल्चर के अंदर इट हैज़ कॉन्टिन्यू टू शो राइज। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे कामों में जाएं आगे, और जो डेटा है वो इसका बिल्कुल उलट बताता है। वो यही बताता है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी जो डेटा है वो राइज दिखा रहा है। मींस ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर एक ऐसा एवेन्यू आप जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो रिजल्ट को आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर मानसून अच्छा हुआ नहीं हुआ, रेनफॉल हुई नहीं हुई, उसके हिसाब से सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट को हासिल कर पा रहा है तो वो बेसिकली उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश सरकार के द्वारा करी जाती है ताकि वो सर्विस सेक्टर में या दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जाए, क्योंकि ये जो एरिया है एग्रीकल्चर का एरिया एम्प्लॉयमेंट के लिए कम से कम आप कह सकते हैं कि जो अनसर्टिनिटी है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। या कुछ डेटा आपको पुराना दिया है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट दी है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर पूछा गया। स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर सही है। अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेक अपफ्रंट पेमेंट बाय द सक्सेसफुल बिडर हैज बीन डन अवे विद फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले क्या होता था, ऐसा कहा जा रहा है कि पहले आपको एक ही बार पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन अभी वो अपफ्रंट पेमेंट करने का जो प्रोविजन है वो इस बार से खत्म कर दिया गया है। मे बी पेमेंट फॉर स्पेक्ट्रम कैन बी मेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर वार्षिक
तौर पर जो इंस्टॉलमेंट ईएमआई बनता होगा कंपनीज का, वो यहाँ पर पे किया जा सकता है। ये भी हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट मिलती जुलती हैं, या तो दोनों सही होंगी या गलत होंगी, या फिर इनमें से एक भी सही गलत हो सकती है कुछ चेंजेस के साथ। गवर्नमेंट विल ऑल्सो नॉट कलेक्ट एनी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस ऑन एयरवेव्स ऑक्शन इन। तो जो यहाँ पे एयरवेव्स को ऑक्शन किया जाता है उस पर कोई अलग से स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर करी गई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो था, इसे यहां पर बिडर्स के सामने रखा और बिडर्स ने यहां पर कोशिश करी इसे बेसिकली इंप्लीमेंट करने की। नाउ यहां पर बात करी जाए, पहले बिल्कुल ठीक है, अगर आप देखिए दोनों स्टेटमेंट्स जो है पहली दो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। पहले क्या होता था, एक बड़े बहुत बड़ा अमाउंट जो होता था वो बिडर्स के द्वारा दिया जाता था, अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती थी और बहुत सारे बिडर्स इस वजह से शायद पेमेंट कर भी नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ पर अब बिडर्स के लिए आसान कर दिया गया है, उनको कहा है कि आप एनुअल बेसिस पे पेमेंट करिएगा, आपको अपफ्रंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेमेंट जो है ये कहा गया कि 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स करी जा सकती है। 20 वार्षिक पेमेंट्स जो है बराबर अमाउंट की, वो यहां पर पे करी जा सकती हैं। और ये बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, जैसे कोई साल शुरू होता है वहां पर इस पेमेंट को किया जा सकता है। ठीक है, और यहां पर यह भी कहा गया कि जो बिडर्स होंगे उनको एक ऑप्शन भी दिया गया कि अगर वो चाहें तो सरेंडर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम आफ्टर 10 ईयर्स विद नो फ्यूचर लाइबिलिटीज। फ्यूचर में कोई भी लाइबिलिटीज उनके ऊपर नहीं रहेगी। 10 साल के बाद वो अगर सरेंडर करना चाहते हैं, वो प्रावधान भी उनके लिए रखा गया। कोई भी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज जो है एयरवेव्स के ऊपर वो भी नहीं लिया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। राइट, तभी यहां पर 5G के बारे में आपको न्यूज आती हुई दिखाई दे रही होगी और बहुत जल्दी 5G आपको देश के अंदर आता हुआ दिखाई भी देगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इसे किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? क्या ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आता है, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD इसको लेकर आता है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स। अब हुआ क्या, वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स आया और इसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो 37 था। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा रैंक 43rd था, मतलब हमने इंप्रूवमेंट किया है, हमारा कंपेटिटिवनेस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर आता है IMD। किसी को फुल फॉर्म पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे बताने से पहले। तो इंडिया ने विटनेस किया है शार्पेस्ट राइज एशियन इकोनॉमीज के अंदर। बात करें तो इतना बड़ा जंप बहुत ही कम इकोनॉमीज को मिला है, जिसमें इंडिया डेफिनेटली एक है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है एज पर द रैंकिंग। इसे लेकर आया गया IMD के द्वारा, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, और यहां पर अगर बात करें IMD बिजनेस स्कूल जो है स्विट्जरलैंड में है, सिंगापुर में भी इसको रखा गया और इसने रिलीज किया है 2022 की वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रैंकिंग। ये जो IMD है एक तरीके का थिंक टैंक है जो कि 63 इकोनॉमीज को असेस करता है और उनको रैंक करता है उनके कंपेटिटिवनेस लेवल के हिसाब से। ठीक है, यहां पर बेसिकली जो इकोनॉमीज होती है कंट्रीज की उसको भी मेजर किया जाता है एंड देयर आर अदर फैक्टर्स जिसको कंसीडर करके यहां पर रैंकिंग को निकाला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। IMD के द्वारा इसे लेकर आया जाता है। यहां पर आप टॉप पोजीशन पे देख सकते हैं, डेनमार्क टॉप पोजीशन पे आया है, लास्ट ईयर इसका रैंक 3rd था। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया जो है 43rd से 37 पोजीशन के ऊपर आया। लास्ट ईयर स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पे था, लेकिन इस बार उसका रैंक 2nd पोजीशन पे चला गया IMD's वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स के हिसाब से। सिमलीपाल नेशनल पार्क इजी क्वेश्चन है और यूपीएससी में जब भी जैसे क्रिकेट के अंदर आपको लूज डिलीवरी मिलती है तो व्हाट डू यू डू, आप उस डिलीवरी के ऊपर 4 या 6 को हिट करते हैं। उसी तरीके से यूपीएससी के अंदर भी मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे, मीडियम भी होंगे और इजी क्वेश्चन भी होंगे। तो जब भी इजी क्वेश्चन है उसको बिल्कुल ध्यान से छोड़ना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क पूछा गया है कहाँ पर लोकेट करता है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में, आंध्रा में या छत्तीसगढ़ में? 10 सेकेंड्स सोचिए। सिमलीपाल नेशनल पार्क को तो हम वैसे भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क को विजिटर्स के लिए बीच में बंद किया गया था 4 महीने के लिए। एक टाइगर रिजर्व भी है, ये लोकेट करता है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था तो आपको ये पता होना चाहिए था अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैप के ऊपर देखिए तो दिस इज उड़ीसा और बिल्कुल इसके नॉर्थ में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें कोर जोन है, बफर जोन है, ट्रांजिशन जोन भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो कि पूछ रहा है यूएस के फेड ने जो रेट हाइक करी थी अभी अराउंड 8-10 दिन पहले, उसके ऊपर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा। इससे रुपी डॉलर एक्सचेंज में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, फंड्स का आउटफ्लो देखने को मिलेगा, हायर रिटेल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। यूएस फेडरल रिजर्व ने अभी इंटरेस्ट रेट जो थे वो 75
75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाए थे। कितने से? 75 बेसिस पॉइंट से इसे बढ़ाया था, मतलब 0.75 परसेंटेज पॉइंट। और ये पिछले 28 सालों में सबसे बड़ा एक ही बारी में हुआ रेट हाइक बताया गया, क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे ना 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25 से बढ़ाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 बेसिस पॉइंट मतलब 50 परसेंटेज से बढ़ाएंगे, लेकिन इससे बड़ा रेट हाइक नहीं हुआ था। 28 साल में पहली बार हुआ है। और क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है जो पिछले 30 सालों में नहीं देखेगी, तो इस बार देखी जा रही है, तभी जो आपकी इस तरीके की अनकोल्ड फॉर सिचुएशन होती है या फिर एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, उसमें एक्सेप्शनल मेजर्स ही लिए जाते हैं। ठीक है, व्हेन द फेड रेजेस इट्स पॉलिसी रेट, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ द टू कंट्रीज नैरोज, क्योंकि उनकी जो इंटरेस्ट रेट थी, हमारी जो इंटरेस्ट रेट थी, उसके बीच का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया है। इसी वजह से इंडिया जो है लेस अट्रैक्टिव बन गया है करेंसी कैरी ट्रेड के लिए। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी करेंसी के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। क्या फंड आउटफ्लो होंगे, वो तो हम देख ही रहे हैं कि जैसे ही फेड हाइक हुआ उसके बाद आपने देखा कि फंड्स जो थे, पर्टिकुलरली जो एफआईआईज थे, उन्होंने एग्जिट करना शुरू किया। हालांकि वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो गति थी बाहर जाने की वो बढ़ी। हायर रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर? बताइए क्या लगता है रिटेल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसका? देखिए पहले पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। मैंने कहा कि रुपी डॉलर एक्सचेंज पर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव इंपैक्ट, मतलब रुपी जो है डेप्रिशिएट करेगा। मींस कि हमें अगर कोई भी चीज इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करनी है तो वो हमें इन्फ्लेटेड प्राइस पे मिलेगी। ठीक है, इट मींस हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो बाहर से चीजें आ रही हैं उस पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, और बाहर के से अगर हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं और वो चीज़ हम अपने घर में मतलब इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हायर रिटर्न्स इन द यूएस डेट मार्केट कुड ऑल्सो ट्रिगर अ चर्न इन द इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज। फॉरेन इन्वेस्टर्स का एंथुसियाज्म जो है, जो अभी तक था, जो बिल्कुल अगर आप देखें पिछले साल तक 2021 एंड तक, जब तक सिचुएशन सब सही थी, तब तक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है भारत के अंदर आ रहा था, एफआई की तरफ से कह रहा हूं, तो हॉट मनी काफी आ रही थी। लेकिन अभी उसके अंदर एक डिक्लाइन पिछले 6 7 8 महीनों के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अनएक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसी वजह से एक्सेप्शनल मेजर्स यहाँ पर लेने पड़ रहे हैं। जैसे कि अभी आप भी अपनी लाइफ में यूपीएससी के लिए तैयारी करें, एंड यूपीएससी एग्जाम जो है एक्सेप्शनल एग्जाम है। दिस इज नॉट, और दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद योर अदर एग्जामिनेशन, जैसे आपके कॉलेज का एग्जाम है या फिर स्कूल का एग्जाम है, उसके साथ इसे कंपेयर नहीं कर सकते। दैट्स वाई सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एक्सेप्शनल एग्जाम, आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होता है या प्रिपरेशन की जो टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है, वो भी आपने देखा होगा, वो एक्सेप्शनल हो चुकी होगी। आप जैसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई किया करते होंगे उस तरीके से शायद पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि एक्सेप्शनल सिचुएशंस डिमांड एक्सेप्शनल एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पर बताया कि किस तरीके से यूएस ने रेट हाइक किया, और जैसे ही यूएस फेड रेट हाइक करता हमने देखा आरबीआई के द्वारा भी रेट हाइक्स के बारे में बात करी गई। और जैसे जैसे फेड इन्फ्लेशन को कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है, आरबीआई की भी प्रायोरिटी अब यही बन गई है कि हमें जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं कर्व करना है, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। नेट 50 कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। exam.network.com के ऊपर काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप फुल फ्लेजेड कोर्स को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर मान लीजिए आप इंडिविजुअल कोर्स को लेना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी का एक कोर्स है जिसमें आपकी पॉलिटी को, पूरी पॉलिटी को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया गया है, उसको ले सकते हैं। उसी तरीके से स्पेक्ट्रम का एक कोर्स है। ठीक है, पूरे स्पेक्ट्रम को एमसीक्यू के थ्रू कवर किए। ये कोर्सेज काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू की पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तैयारी होगी, जो एक्सप्लेनेशन इसमें मैंने दी है उससे आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को लेकर पूछा गया। बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है? द न्यू मॉडल नाउ इंक्लूड्स ऑल द डेफॉर्मेशन जोन्स नॉर्थ ऑफ इंडिया एज द प्लेट बुलडोजेज इट्स वे इनटू यूरेशिया। तो पहले ऐसे एरियाज जो कि यहाँ पर इसके अंदर ऐड नहीं करे गए थे, वो भी इसमें ऐड कर लिए गए, जैसे कि नॉर्थ ऑफ इंडिया के एरियाज को। इट विल हेल्प इन फॉर्मिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल हैजार्ड लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस। अर्थक्वेक वोल्केनोस कैसे होते हैं उसके बारे में शायद बेहतर जानकारी अब मिल पाएगी। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं। रिसेंटली जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने रिसर्च करी और ये पाया, बेसिकली उन्होंने टेक्टोनिक प्लेट्स का एक नया ही मैप पाया यहाँ पर, और उन्होंने मैप को अपडेट भी किया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैप था। यहाँ पर उन्होंने ये पाया कि जो नया मॉडल है इसके अंदर जो डेफॉर्मेशन जोन्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है इंडिया के नॉर्थ में जो एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी वजह से जो नेचुरल हैजार्ड होते हैं खासतौर पे इसी प्लेट के आसपास, वहां पर अर्थक्वेक्स वोल्केनोस के बारे में जानकारी बेहतर तरीके से मिल पाएगी।
ठीक है। इस पर्टिकुलर मॉडल से हमें जो मिनरल्स हैं उसके एक्सप्लोरेशन के अंदर भी आसानी मिलने वाली है, और साथ ही साथ किस तरीके से ये पूरा जियो डायनेमिक एवोल्यूशन हुआ इसके बारे में भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हम हासिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाती है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिएगा जो इंडियन प्लेट है और ऊपर आपको यूरेशियन प्लेट यहां पर दिखाई दे रही होगी, नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट यहां पर आपको दी गई। तो अलग अलग प्लेट्स जो है इसके नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन आपका है, जो कि पूछ रहा है कि कौन सी कमेटी जो है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेट करती है? इज इट वोरा कमेटी, पीजे नायक कमेटी, प्रकाश सिंह कमेटी, या बिमल जलान कमेटी? 10 सेकेंड्स सोचिए। सेंटर जो है वो प्लान कर रहा है कि नई एंटिटी एक लेकर आई जाए ट्रिपल बी की जगह, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की जगह, जिसका लीगल फ्रेमवर्क ज्यादा होगा, जिसका मैंडेट ज्यादा होगा। तो राइट नाउ सेंटर इज प्लानिंग, हो सकता है बहुत जल्दी आपको देखने को मिले कि एक नई एंटिटी आ जाए इन प्लेस ऑफ बीबीबी, दैट इज बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो की जगह एक नई एंटिटी आपको आते हुए दिखाई दे। अब ये बीबीबी क्या है? ये एक ऑटोनमस बॉडी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे यही गवर्नमेंट लेकर आई थी 2016 के अंदर, क्योंकि पीजे नायक कमेटी जो थी उनके द्वारा रेकमेंडेशन दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है जो कमेटी को मैंडेट दिया गया था उस तरीके से काम यहाँ पर शायद नहीं हो पा रहा होगा, तभी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि लेट इट, वी शुड लेट इट गो, मतलब इसकी जगह कुछ और लेकर आना चाहिए। ठीक है, अब जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था इसका काम क्या था? इसका मेन काम था कि हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बोर्ड मेंबर्स होते हैं। हमारी कंट्री के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो उनको सिलेक्ट करना और अपॉइंट करना, ठीक है, उसको लेकर रेकमेंडेशन देने का काम, सिलेक्ट करने का काम, अपॉइंट करने का काम, वो इसको दिया गया था। ठीक है, बीबीबी वाज आल्सो इंटरेस्टेड विद द टास्क कि ये लोग क्या करेंगे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके जो डायरेक्टर्स थे ये उनके साथ भी एंगेज करेंगे और देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में जैसे आपका एसबीआई आ गया, पीएनबी आ गया, इस तरीके के बैंक्स कैसे ग्रोथ के पाथ पर चल सकते हैं, वो काम भी बीबीबी को दिया गया था कि आप इनके डायरेक्टर से बात करिए और देखिए किस तरीके से ये चीजों को अचीव किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करने को लेकर पीछे काफी बात चली थी और कुछ बैंक्स को मर्ज किया भी गया था, तो वो जो मर्जर का जो पूरा काम था उस केस में भी ट्रिपल बी, दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो को कंसल्ट किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके सामने है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि नियो बैंक्स को लेकर है, पूछा गया नियो बैंक को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। रादर देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट ए टाइम स्पेसिफिक लोकेशन, नियो बैंक्स जो है ऑनलाइन है, कंप्लीटली एंटायरली लिखा है, पूरी तरीके से ये ऑनलाइन है, मतलब ये ऑफलाइन बैंक्स नहीं है। लेवरेज करते हैं टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी तरीके की पर्सनलाइज सर्विस देने के लिए, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। इन इंडिया दीज फर्म्स डू नॉट हैव अ बैंक लाइसेंस ऑफ देयर ओन बट रिलाई ऑन बैंक पार्टनर्स टू ऑफर लाइसेंस सर्विसेज, तो इनके पास खुद कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन इनका कोई ना कोई बैंकिंग पार्टनर होता है जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं लाइसेंस को लेकर। मे बी 10 सेकेंड है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो काफी क्लोजली देख रहा है न्यू बैंक बिजनेस मॉडल को, जहां पर काफी सारे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है आप में से भी काफी सारे लोगों ने देखा हो कि ऐसे बैंक्स जो पूरी तरीके से ऑनलाइन है, आप जाएं ऑनलाइन, आधार कार्ड आपसे मांगा जाएगा ओटीपी के साथ, मोबाइल फोन के साथ, इसमें जो आपका वैलिडेशन हो जाता है, ऑथेंटिकेशन होता है, वो भी हो जाता है। आधार कार्ड का ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन होने के बाद जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपसे मांगी जाती है, उसके बाद ऑनलाइन ही आपका यहाँ पर ई वेरिफिकेशन हो जाता है। तो फर्स्ट लेवल पे अकाउंट तो आपका वैसे ही खुल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड अकाउंट होगा, उस पर शायद 5,000 10,000 की कोई लिमिट लगाई जाएगी। देन आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगा कि आपका एक ई मीडियम से और ई कॉल के थ्रू जो पूरा वेरिफिकेशन है जिसमें कैमरा का यूज किया जाएगा वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसके बाद एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड अकाउंट जो होता है वो आपका खोल दिया जाएगा। तो ये जो है बेसिकली नियो बैंक्स, इनका कोई भी फिजिकल सेटअप नहीं है। ठीक है, तो वहां पर इनकी कॉस्ट बचेगी, क्योंकि जब फिजिकल सेटअप लेते हो आप, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, लोगों को बिठाते हो, तो उसमें पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन ये लोग किस पे रिलाई कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या इनके पास बैंक लाइसेंस है? ये किसी न किसी ऐसे बैंक के साथ जुड़े हुए हैं जिसके पास बैंक लाइसेंस है, उसके थ्रू ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है, तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये एक तरीके का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, एंटायरली ऑनलाइन है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एंटायरली, वैसे कहा जाता है कि जब इस तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती है एंटायरली, ऑल, ओनली, तो वो स्टेटमेंट गलत होती है, लेकिन इस केस में वो चीज़ ठीक है। टेक्नोलॉजी, अब देखिए, अब आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आपका सारा दारोमदार होगा। ठीक है, इन इंडिया दीज फर्म्स डू नॉट हैव अ बैंक लाइसेंस, लेकिन वो किसी न किसी ऐसे बैंक के साथ जुड़ जाती है जिनके पास लाइसेंस है और उनके साथ रहकर फिर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है माइग्रेशन रिपोर्ट 2020-2021, ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? मॉस्पी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, सोशल जस्टिस या एम्पावरमेंट के द्वारा। तो कौन सा मंत्रालय है जो इसको लेकर आया है? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। रिसेंटली एक रिपोर्ट लेकर आई गई है जिसका नाम है माइग्रेशन इन द इंडिया 2020-2021, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट में मॉस्पी कहते हैं, ये लेकर इस रिपोर्ट को आई है। इट इज रिलीज बाय मॉस्पी, और ये जो है इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट टाइम कलेक्शन ऑफ एडिशनल डेटा। जब यहाँ पे मैंने पीछे आपको पीएलएफएस के बारे में पढ़ाया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जब मैंने वहां पर आपको चीजें बताई थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? मॉस्पी के द्वारा। तो उसी के अंदर ही जो माइग्रेशन रिपोर्ट जो है उसका यहां पर एडिशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर लेबर सर्वे के साथ साथ जो माइग्रेंट्स हैं उनके ऊपर भी डेटा जो है वो इकट्ठा किया गया। माइग्रेंट्स है कौन? माइग्रेंट्स को डिफाइन भी किया गया, ऐसे लोग जिनका लास्ट यूजुअल प्लेस, जहां पर वो लास्ट रह रहे थे, अभी कहीं और रह रहे हैं लेकिन लास्ट में कहीं और रह रहे थे, एनी टाइम इन द पास्ट वो जहां पर भी रह रहे थे वो उनके प्रेजेंट प्लेस से अलग है। मतलब आज वो कहीं और रह रहे हैं, लेकिन पिछले टाइम में, अगर हम पीछे पास्ट की बात करें, एनी टाइम इन द पास्ट, ठीक है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया 6 महीने पहले कहां रह रहे थे, 1 साल पहले कहां रह रहे थे, ऐसा नहीं है। पहले वो जहां पर भी रह रहे थे उस प्लेस में और आज के प्लेस में डिफरेंस है। तो ये डेफिनेशन दी गई, क्योंकि देखिए माइग्रेंट्स की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं तो अलग होगी, अदरवाइज निकाल रहे हैं, और जो भी एजेंसी इसको निकाल रही है, डेटा इकट्ठा कर रही है, तो अपने तरीके से डेफिनेशन को डिफाइन भी करते हैं। तो लास्ट यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस किसी व्यक्ति का अलग था, पिछले चाहे 1 साल की बात कर लीजिए, 6 महीने की बात कर लीजिए, टाइम ब्रैकेट नहीं दिया है, और आज का जो उसका प्लेस है जब ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो अलग है, तो उसको यहाँ पर माइग्रेंट माना जाएगा। ठीक है, खैर आंसर तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, एजेंसी का नाम हमें बताना था, और कुछ डेटा वैसे मैंने आपको दिया। तो एजेंसी का डेटा जो आता है अपने नोट्स में जरूर सेव करिए, जिस भी तरीके का डेटा है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक गवर्नमेंट रिलीज करती है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे, तो उसे अपने नोट्स में जरूर ऐड करके रखिए, खासतौर पर जब आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है स्टेट ऑफ एल्डरली पीपल रिपोर्ट को लेकर पूछा गया। स्टेट ऑफ एल्डरली पीपल रिपोर्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? इसे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लेकर आया गया है। मोर देन 50% सीनियर सिटीजन जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं एज पर दिस रिपोर्ट। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज अवेयरनेस डे, क्योंकि जो एल्डरलीज हैं उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, तो यहाँ पर जो अवेयरनेस डे है उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। और इस दौरान इंडिया ने एक रिपोर्ट जो है उसे यहाँ पर रिलीज किया है अभी अप्रोक्सीमेटली 1 वीक बैक, और यहाँ पर वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज अवेयरनेस डे, जिसे कि 15 जून को ऑब्जर्व करते हैं, पिछले महीने हमने ऑब्जर्व किया। ये जो आपकी रिपोर्ट थी ये लेकर आई गई सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये तो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, जिसमें स्टेट बताया, मतलब एल्डरली पीपल की इंडिया के अंदर हालात कैसे हैं, हालात कैसे और हालत कैसे, दोनों चीजें इसके अंदर बताई। एट द सेम टाइम ये भी बताया है कि इंडिया के अंदर 47% ऑफ एल्डरली पीपल आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिलीज। तो जो यहाँ पर एल्डरलीज हैं वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर हम बात करें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के लिए, इकोनॉमिक दृष्टि से इसे देखने की कोशिश करें। ठीक है, और इसके अलावा 30% और 34% के आसपास रिलाई करते हैं पेंशन के ऊपर या किसी तरीके के कैश ट्रांसफर के ऊपर। 71% एल्डरलीज या कहें कि सीनियर सिटीजन हमारे यहां पर ऐसे हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं, एंड 36% ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, 40% ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल। तो यहां पर डेटा काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ सकता है। 71% लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 36% जो है जो काम करना चाहते हैं। 40% ऐसे हैं जो तब तक काम करना चाहते हैं जब तक कि उनकी बॉडी काम करती है, ऐसा भी सर्वे के अंदर बताया गया है। 87% एल्डर्स ने रिपोर्ट किया है कि देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज नियर बाय, कि इनके यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। 59% एल्डर्स जो है वो फील करते हैं कि किसी न किसी तरीके का अब्यूज जो है वो एल्डर्स के अगेंस्ट में सोसाइटी के अंदर हो रहा है। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, एल्डरलीज के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंट्री के अंदर आने वाले कुछ सालों में बताया भी गया है कि 10 से 20 सालों में एल्डरलीज की जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो इसी वजह से हमें पहले से ही प्रावधान करके रखने पड़ेंगे ताकि एक सेफ सोसाइटी उनको प्रोवाइड करी जा सके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्टेट वाइज डेटा भी मैंने आपको दिया, कितने एल्डरलीज इंडिया के लेवल का डेटा भी है, अलोन फील करते हैं, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ दो हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं और कोई नहीं है, और यहाँ पे ये भी बताया इन होम्स अकेले रह रहे हैं, कोई भी 60 ईयर से कम वहां पर कोई भी, मतलब बेसिकली उनका कोई भी बेटा या बेटी वहां पर नहीं रह रहे हैं। चलिए जल्दी से अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में प्लीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है आपको, पैसिव रिवीजन नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एक्टिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन का मतलब है कि आप लोग यहाँ पर आंसर देंगे जैसी स्लाइड आपकी स्क्रीन के ऊपर आती है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमने आज देखे हैं, जल्दी से इसका आंसर करिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप आंसर करते जाइएगा। पीएलएफ जल्दी से बताएं, ये रिपोर्ट जो है या सर्वे जो है किसके द्वारा लेकर आया गया है। इसके अंदर ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, लेकिन बहुत ही कम, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला, 0.6% से गिरा है, इसे लेकर आया गया मॉस्पी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर, पेमेंट कैसे किया जाएगा, ईएमआई के अंदर या एक ही बार दिया जाएगा, बताइए। ईएमआई के अंदर इसमें पेमेंट होगा, कोई भी इसमें यूसेज चार्जेस जो है वो नहीं रखे गए। वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स इंडिया का रैंक बताए कौन लेकर आता है इसे, ये भी बताइएगा। हमने 43rd से 37 पे जंप लगाई है, आईएमडी इसको लेकर आता है, ये ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेट करता है, सो इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। यूएस फेड हाइक से हमें हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर रुपी डॉलर एक्सचेंज पे रुपी को नुकसान होगा, डेफिनेटली आउटफ्लो ऑफ फंड्स देखने को मिलेंगे, रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, ये सब चीजें भी हमने देखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने देखा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स को लेकर स्टडी कहां पर करी गई, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने इसे करा है, और इसमें वोल्केनोस अर्थक्वेक्स को समझने में हमें आसानी होने वाली है। नेक्स्ट हमने देखा था बैंक बोर्ड ब्यूरो, हो सकता है ये हट जाए, इसकी जगह कोई नया आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिले, पीजे नायक कमेटी के द्वारा इसे लेकर आया गया था। जो पोस्टिंग्स या फिर अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें इनका रोल रहता है। नियो बैंक्स कैसे हैं, टोटली ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जो है वो देश के अंदर आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं। फिर हमने माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में देखा, कौन लेकर आया इसे, माइग्रेशन रिपोर्ट को जल्दी से बताएं, मोस्टली इसको लेकर आया। वंस अगेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो जरूर मेंशन करिएगा। लास्ट में एल्डरलीज के बारे में देखा, ये रिपोर्ट कौन लेकर आया है, ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, 50% से ज्यादा सीनियर सिटीजन जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, ये भी इसके अंदर बताया गया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी है। अच्छा, आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं वो ये है कि प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में मुझे बताइएगा, इंडियन प्लेट है, हमने देखी थी इंडियन प्लेट, इंडिया के ईस्ट साइड में कौन सी प्लेट है, या तो आप ये बता सकते हैं अगर आपको याद है तो, या फिर इंडिया के नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ के अंदर नॉर्थ साइड में कौन सी प्लेट है। दोनों के नाम चाहें तो बता सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, अगर एक का नाम भी याद है तो भी बता सकते हैं। अब जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पर किस किस ने कितना कितना 10 में से स्कोर किया है, ताकि हम यहाँ पर टॉपर को देख सके। और 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर है आपका तो डेफिनेटली यूर इन द सेफ जोन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि देयर इज 1% कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपकी नॉलेज के अंदर इस वीडियो की वजह से हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।